हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड हमने अभी हमारा लेसन 4 चल रहा है। इसका हम आगे जो आने वाले कंसेप्ट्स हैं, हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और इसमें हमने आगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को स्टार्ट करा था, जिसमें हमने डिस्कस करा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने बीकॉम फर्स्ट डिवीजन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रही हुई है, एमकॉम फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ऑल ओवर इंडिया रैंक मेरा 60 है, JRF 99.88 परसेंटाइल एंड एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ मैं एट ई क्लर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड करंटली मैं अभी क्या हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एज सर्व कर रही हूँ इन कॉमर्स। तो गैप हमने डिस्कस कर लिया था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में, हमने फर्स्ट 3 कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपको ये फर्स्ट 3 जो कंसेप्ट्स हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड मनी मेजरिंग कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस करना है, आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है, अगर हम इसको जनरल टर्म्स में डिस्कस करें तो ये हमें बताता है कि अभी मान हमने कहा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने क्या कहा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको हम इंडेफिनिट पीरियड के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हम अपने बिजनेस को इंडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू करते हैं। हमें नहीं पता कि हम आने वाले कितने ईयर्स तक अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब क्या है, एक्चुअल जो करेक्ट रिजल्ट्स है, जो करेक्ट प्रॉफिट है या करेक्ट लॉस है, वो तो बिजनेस को बंद करने के बाद ही हमें पता चलेगा ना। लेकिन हम तब तक तो वेट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपका बिजनेस क्या है, 20 ईयर्स तक चलता है या 30 ईयर्स तक चलता है। अब क्या 30 ईयर्स के बाद आप मेजर करोगे कि आपकी कॉस्ट कितनी आई और आपका प्रॉफिट कितना हुआ, या फिर आपका रेवेन्यू कितना आया, ठीक है, आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब उस अगर इतना टाइम अगर आप वेट करोगे तो बहुत देरी हो जाएगी। अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही हुई तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, है ना। अगर आपका प्रॉफिट लो जा रहा है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो लाइफ है उसको ना हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, अब हम इसको टाइम लाइन के बेसिस पे लेके चलते हैं, ठीक है। टाइम के बेसिस पे यानी कि हम उसकी लाइफ को, बिजनेस की लाइफ को हम ईयर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अब हर ईयर के एंड पे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अब उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। यानी कि आप बिजनेस के एंड में ना जाके आप क्या करोगे, बिजनेस के हर एक ईयर के एंड में, ठीक है, बिजनेस ईयर के हर एक एंड में आप ये चेक करोगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट करा है, कितनी आपकी कॉस्ट रही, ठीक है। उन सब चीजों को आप क्या है फिर इजिली कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। अब जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है वो किसका मतलब किस मंथ से स्टार्ट होता है बच्चे, वो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और वो एंड होएगा आपका 31 मार्च से, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड को ही हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट डिफाइंस द टाइम स्पैन एट द एंड ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी ईयर के एंड पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो अभी हमने डिस्कस करा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, ठीक है। तो 31 मार्च यानी कि जो लास्ट डे होगा उस टाइम पे हम प्रिपेयर करेंगे, हम क्या प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे टू determine whether they have earned profits or incurred losses during a specified time span। हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में, इस अकाउंटिंग पीरियड में हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है। इट ऑल्सो स्टेट्स द एग्जैक्ट पोजिशन। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट से, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से हमें ये भी पता चल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, ठीक है। और हम ईयर एंड पे क्या करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन भी मेजर करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन भी सॉरी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है।
अब जो एग्जैक्ट पोजीशन है 31 मार्च को, ठीक है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं और हमारी कितनी पे करने के लिए लायबिलिटीज है, वो हमें कौन बताएगा बच्चे? बैलेंस शीट बताएगा। ठीक है, बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? इट ऑल्सो स्टेट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द फर्म्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम स्पैन, यानी कि ईयर के एंड होते ही हमें क्या है, एक तो अब हमारे प्रॉफिट या लॉस हुआ वो पता चलेगा, और दूसरा हमें क्या पता चलेगा? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हमारे पास कितने एसेट्स हैं ईयर के एंड पे और कितनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय डिफरेंट, हमने पहले डिस्कस करा कि ये जो बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन आती है या फिर जो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है वो कौन यूज करते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स अपने हिसाब से उसको क्या है, यूज करते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड रेगुलरली, रेगुलरली हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हर ईयर के एंड में, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हम उसको क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, यानी कि हर ईयर के 31 मार्च को हम क्या करेंगे? हमारी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स देम इन डिसीजन मेकिंग, किसकी हेल्प करता है? मैनेजमेंट की हेल्प करती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस प्रोसेस में? डिसीजन मेकिंग करने में। ठीक है, एंड नो फर्म कैन वेट फॉर लॉन्ग टू नो इट्स रिजल्ट। अब मैनेजमेंट क्या है, 30 या 40 ईयर्स तक तो, या 100 ऑफ ईयर्स या 150 ऑफ ईयर्स तक तो वेट नहीं कर सकती ना, अपने बिजनेस के एंड होने का थोड़ी ना वेट करेगी टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, द नॉर्मल इंटरवल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज 1 ईयर। ये जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन का कितना होता है बच्चे? 1 ईयर होता है। ठीक है, दिस टाइम इंटरवल ऑफ 1 ईयर इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। ये जो 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है हम इसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर इट्स इनकम स्टेटमेंट्स एनुअली। ऑर्गेनाइजेशन को क्या है? अपने इनकम स्टेटमेंट्स यानी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या है, उसको क्या है? एनुअली प्रिपेयर करना है, यानी कि हर पीरियड के एंड में उसको क्या है? प्रिपेयर करना है। However, in some cases like रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो गया, बिटवीन अकाउंटिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। कई बार क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या है, हाफ ईयरली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको क्वार्टरली भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट हमें मेजरली हम उसको क्या है? एनुअली ही प्रिपेयर करते हैं। और जो विद इन द ईयर हम प्रिपेयर करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि हम जो हमारे बिजनेस की लाइफ है हम उसको ईयर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्या है, उसका एक अकाउंटिंग पीरियड है। ठीक है, इसी को हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है बच्चे हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी एसेट्स को, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी को बिजनेस एक्वायर कर रहा है हम उसको जिस प्राइस पे हमने एक्वायर कर रहा है हम उसी प्राइस पे ही अपने एसेट साइड पे बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग परचेज करी फॉर ₹50 लाख, ठीक है, अब चाहे 10 साल बीत जाए चाहे 50 साल बीत जाए, लेकिन आप उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लेके चलोगे, प्लस आप उसमें से डेप्रिसिएशन, हाँ जी, आप उसमें से डेप्रिसिएशन हाँ जरूर डिडक्ट करोगे, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड किस कॉस्ट पे करोगे? ₹50 लाख, जिस पे आपने उसको परचेज करा था। ठीक है, तो अभी बिजनेस क्या है, वही ये फिगर हमें क्या बता रही है कि ये जो बिजनेस है वो रिकॉर्ड करेगा अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज को, इक्विटीज मतलब बच्चे कैपिटल। ठीक है, इक्विटीज का मतलब क्या है यहाँ पे? कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटीज और अपने इक्विटीज को किस पे रिकॉर्ड करेगा? वही ओरिजिनल परचेज प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, जितने को उसने एसेट परचेज करा है, जितने की उसने उस टाइम पे लोन लिया है वो उसको उसी अमाउंट पे ही रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, वो ये नहीं कि इन्फ्लेशन है, ठीक है, प्राइसेस राइज हो गए तो अब मैं क्या उसको ज्यादा प्राइस पे क्या है रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप उसको किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे? आप उसको उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड किस में करना है हमने? अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमने डिस्कस करा, हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है। तो हम सारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को उनके ओरिजिनल परचेज प्राइस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, किसमें, बैलेंस शीट में। इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इसका क्रक्स एक्चुअली है क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को ही हम अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, द कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉर्ड ऑल ऑफ इट्स एसेट्स एट देयर परचेज प्राइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हम जो एसेट्स है हम उसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस प्राइस पे हमने उसको परचेज करा था, ठीक है, उसी पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। दिस अमाउंट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने एसेट को परचेज करा, हम एग्जांपल लेते हैं, हमने ना मशीनरी परचेज करी, हमने मशीनरी परचेज करी फॉर ₹20,000, ठीक है। अब उसको इंस्टॉल हमें तो करना नहीं आता, ठीक है, हम किसी पर्सन को बुलाएंगे, ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए। अब वो कहीं से तो सप्लायर भेजेगा हमारे पास, ठीक है, हमारी जगह फैक्ट्री में उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए। मान लीजिए उसके इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को लेके एक्सपेंसेस आ गए 5,000, ठीक है। मशीनरी तो है 20,000 की जिसपे हमने उसको परचेज करा। अब ये जो एक्स्ट्रा 5,000 चार्जेस है ना बच्चे, इसको भी हम अपने परचेज प्राइस में इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। यानी कि हम मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे 20 + 5, 25,000 पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन एसेट, ठीक है। तो जो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, एक्विजिशन की कॉस्ट होगी, और ऐसे ही कोई कॉस्ट जो हमने एसेट को रेडी टू यूज फॉर्म में लेके आने के लिए इंकर करी है, उसको हम क्या है, उसके कॉस्ट में इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। और इस कॉस्ट को हम उसका क्या है, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट मान के चलेंगे, उसका ओरिजिनल परचेज प्राइस मान के चलेंगे, ठीक है। So, the concept of accounting states that cost concept of accounting states that organization should record all of its assets at their purchase price in the books of accounts. अब इस अमाउंट में हम क्या इंक्लूड करेंगे, एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड एनी अदर कॉस्ट स्पेंट बाय द फर्म फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखी है, राधा लिमिटेड है, उन्होंने मशीनरी परचेज करी फॉर ₹60 लाख, ठीक है, 60 लाख की उन्होंने परचेज करी ऑन जुलाई 2021। इट हैज ऑल्सो स्पेंट अ सम ऑफ ₹10,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अब उन्होंने मतलब जो नेक्स्ट एक्सपेंसेस इंकर करे हैं इस मशीनरी को यूज करने की फॉर्म तक लेके आने के लिए, ठीक है, वो बता रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन पे अब उनको एक्सपेंसेस पड़े 10,000, ठीक है, 20,000 उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पड़े, और उसको मेकिंग इट रेडी टू यूज के पड़े कितने, 15,000, यानी कि उसको 60 लाख तो बड़े ही बड़े जो कॉस्ट है। उसके साथ साथ उसको कितने एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े राधा लिमिटेड को, 10,000, ठीक है, प्लस 20,000 इंस्टॉलेशन के, 10,000 ट्रांसपोर्टेशन की, 20,000 इंस्टॉलेशन के, कितने हो गए 30,000, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कितने, ₹15,000, 30 + 15 मेकिंग इट रेडी टू यूज के, तो वो कितने हो गए 45,000। अब 60 लाख की तो उसने परचेज करी थी, अब ये जो 45,000 एडिशनल चार्जेस हैं ये भी क्या है, उसकी कॉस्ट का पार्ट है। तो हमारी जो मशीनरी है वो उसका परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीनरी जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड पे, वो क्या होगी, ₹60 लाख प्लस दैट 45,000 जो हमने इनकर करे हैं फॉर मेकिंग इट रेडी टू यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। देयरफॉर cost concept or historical cost concept states that since the company is not going to sell the assets as per the going concern concept, हम क्या assume करके चलते हैं going concern concept में कि हम assets को सेल नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तभी तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं ना एसेट और साइड पे। अगर सेल ही करना होता तो हम उसकी रिकॉर्डिंग ही क्यों करते, ठीक है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम उसको नियर फ्यूचर में सेल नहीं करने वाले हैं, उन एसेट्स से हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कोई भी मतलब कोई फायदा ही नहीं है हम एसेट्स को बार बार रीवैल्यू करें, क्योंकि हमने उनको कौन सा सेल करना है। अगर हमने उनको सेल करना होता फिर तो हम उसकी रीवैल्यूएशन करें, ठीक है, और उसको उसकी करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, लेकिन हमने उनको सेल एसेट्स को सेल नहीं करना, इसी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि हमने क्या है बिजनेस को आगे इनडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू करना है, इसलिए हम एसेट्स को क्या है कॉस्ट पे ही उसको रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है। However, the asset amount listed in the books of accounts of firm does not indicate the value at which it can sell the asset। अब ये जो हमने एसेट को जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहा, ये नहीं इंडिकेट करता है कि आप किस वैल्यू पे उस एसेट को सेल करेंगे, ठीक है। वो तो उसका कॉस्ट बता रहा है, और उस कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी है वो आप डिडक्ट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, ठीक है। एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। कोई भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके क्या है, दो साइड्स इफेक्ट होंगे, यानी कि उसकी डबल एंट्री होगी। एक साइड पे तो वो क्रेडिट हो रहा होगा, तो दूसरी साइड पे वो क्या हो रहेगा, सेम ही अमाउंट से डेबिट भी हो रहा होगा, ठीक है। द डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कंसेप्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। इसी बेसिस पे ही हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दिस कंसेप्ट डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन बिजनेस हैज टू फोल्ड इफेक्ट। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या है बच्चे, टू फोल्ड इफेक्ट होता है। हैंस इट शुड रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन। हम हर एक ट्रांजैक्शन को टू प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय अ सिंगल ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन में हम क्या है, दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगे, जिसमें एक अकाउंट क्या हो रहा होगा बच्चे, डेबिट होगा, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट होएगा विद ₹10,000 टू बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट होएगा बच्चे विद ₹10,000। अब हमें क्या है, दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन तो एक ही है कि हमने क्या है, ₹10,000 की क्या है, गुड्स को परचेज करा, ट्रांजैक्शन तो एक है, लेकिन अकाउंट्स क्या है, दो अफेक्ट हो रहे हैं। कौन से अकाउंट, परचेजेस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। कौन सी अमाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों सेम अमाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यानी कि जितनी अमाउंट डेबिट हो रही है उतनी ही अमाउंट क्या है, क्रेडिट भी हो रही है, और दो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। यानी कि जितने भी डेबिट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, कितने किसके इक्वल होंगे, क्रेडिट्स के, ठीक है। दिस कंसेप्ट हैज, अब इसी कंसेप्ट की वजह से हमारे एसेट्स क्या है, वो किसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये इक्वेशन कैसे बने, जो एसेट्स होते हैं ना उनका बैलेंस क्या होता है बच्चा, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। और जो लायबिलिटीज है उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल का भी बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी कि अगर एसेट इंक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, लेकिन अगर लायबिलिटीज एंड कैपिटल इंक्रीज होंगी तो वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगे, क्योंकि उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सिमिलरली अगर एसेट्स डिक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। एक्चुअल में उनका जो नेचर है वो क्या है, डेबिट बैलेंस वाला नेचर है एसेट्स का। अगर इंक्रीज होते तो डेबिट होंगे, अब वो क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, अब तो वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे एसेट्स को, ठीक है। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज और कैपिटल्स डिक्रीज होंगी, एक्चुअल में उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अगर वो डिक्रीज होंगी तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। अब एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमने अभी तो डिस्कस करा कि जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के चलते वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस के इक्वल ही होगा। तो एसेट्स हमारे किसके इक्वल होंगे बच्चे, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई, ठीक है। बैलेंस शीट से आ गई अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। यानी कि हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड और लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। द अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट द टोटल ऑफ एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्या कह रहा है कि टोटल ऑफ एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होंगे, टोटल ऑफ कैपिटल ओनर एंड आउटसाइडर क्लेम्स, ठीक है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल होएगा। दीज क्लेम्स और इक्विटी ऑफ फर्म्स ओनर्स इज नोन एज कैपिटल, वही उन्होंने बताया कि हम उसको कैपिटल भी कहते हैं और लायबिलिटीज भी कहते हैं, ठीक है। आई अभी आज के लिए आई गेस इतना बहुत है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एंड
डोल एस्पेक्ट कंसेप्ट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं क्या है 3-3 कंसेप्ट्स डिस्कस कर रही हूँ हर एक लेक्चर में, ठीक है। आप आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने का कुछ नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगते लाइक करने के, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने भी कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और बस हेल्दी रहिए एंड हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।